I was bullied in the school. My own classmates used to bully me. और वो काफी ज़्यादा traumatic एक phase था मेरे life के अंदर में. But when I got into teaching, teaching develops patience in you. I'm a big believer of this thing that every setback that you face in your life teaches you something. उससे मेरी personal life पे बहुत ज़्यादा affect हो रहा है. I used to shout at my house या फिर मैं अपने friends के साथ में गुस्सा हो जाता. No matter आपके professional life में कुछ भी चल रहा है, you just don't let it affect your personal life. National problems जितनी भी हैं, रीजन को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर और सबसे मेन चीज सोसाइटी की सिविक सेंस को लेकर, मेजर इम्पैक्ट क्या रहता है गवर्नमेंट का एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में? The best way to develop that civic sense is through education. Education plays an important role. But I did not say कि education is the only way you can do it. अगर हम स्कूल से बच्चों को सिखाएं कि आपको कचरा डस्टबिन में डालना है, तो वो चीज़ बचपन से ही डेवलप होती है. Nobody is as hardworking as Indian people. अभी रिसेंट एक ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा है जहाँ एक जनरेशन ने कहा कि YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बना. एक अच्छे इंसान बनने की जगह एक स्कूल में ही होती है और ऐसी स्कूल में एक अच्छा टीचर होना बहुत ही ज़रूरी है. लेकिन क्या हो अगर जब टीचर इतना अच्छा हो कि स्टूडेंट की लाइफ ही चेंज हो जाए. इसी तरह के आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर रुद्र खत्री, जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी बताई, स्कूल एक्सपीरियंस बताया, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अपकमिंग उनके न्यू लॉन्च बुक के बारे में. तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनके साथ में. वेलकम टू द शो. Thank you. टीचिंग एक स्किल है, बिल्कुल. आप इसको किस तरह से और डेवलप करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एवरीबडी कैन बी अ टीचर. अगर मैं अपनी बात करूं तो टीचिंग के अंदर में इफ आई टॉक अबाउट जस्ट स्पेसिफिकली टीचिंग, उसको डेवलप करना इज नॉट समथिंग विच इज पॉसिबल बाय द एफर्ट्स. सबसे मेजर चीज होती है टीचिंग कम्स फ्रॉम विद इन. अगर आप अंदर से आपके पास में टीचिंग करने के लिए एक कैपेबिलिटी नहीं है या फिर एक मंशा नहीं है, तो आप टीचिंग में नहीं आगे जा सकते. बिकॉज टीचिंग नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ऐसा कई बार बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि टीचिंग के अंदर में टीचर करता है कि वो सिर्फ आता है, सब्जेक्ट पढ़ाता है और चला जाता है. बट उस चीज के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगे होते हैं विच एवरीबडी कैन नॉट सी. सो टीचिंग को डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मेजोरिटी और सबसे मेजर जो चीज टीचिंग के अंदर में काम आती है दैट इज द विल पावर ऑफ अ पर्सन टू गो इनटू टीचिंग. अगर वो है तो आप बहुत अच्छे से टीचिंग कर सकते हैं. एंड इफ द पर्सन इज टीचिंग जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, सिर्फ पैसे की वजह से अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आई एम सो सॉरी, आप नहीं जा सकते. बिकॉज मनी इस फील्ड के अंदर बहुत कम है. द मेजर थिंग दैट ड्राइव्स यू इज द ड्राइव फ्रॉम विद इन. एक अंदर से जब आपकी चाह होगी तभी आप टीचिंग कर सकते हैं. अदरवाइज आई डोंट थिंक टीचिंग इज पॉसिबल. हर टीचर तो अपना एक स्टूडेंट फेस करके आता है. बिल्कुल. तो आपका स्टूडेंट फेस कैसा रहता है? मेरा स्टूडेंट फेज अगर मैं सच बताऊं तो काफी ज्यादा ट्रोमैटिक था. बहुत ज्यादा खास कुछ था नहीं. आई वॉज नॉट दैट अ ग्रेट, मतलब 7th 8th क्लास तक मैं काफी अच्छा स्टूडेंट था. आई वॉज 96 97 के आसपास में. बट आफ्टर व्हेन आई चेंज माई स्कूल फ्रॉम 9th and 10th क्लास में ग्रेड्स, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट माई ग्रेड्स, तो बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे. आई वॉज बुलीड इन द स्कूल. स्टूडेंट्स यूज्ड टू, माई ओन क्लासमेट्स यूज्ड टू बुली मी. और वो काफी ज्यादा ट्रोमैटिक एक फेज था मेरी लाइफ के अंदर में. बट धीरे धीरे आई हैड सम ग्रेट टीचर्स इन माई लाइफ. इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई टेक सम ऑफ द नेम्स ऑफ द टीचर्स हु हेल्प्ड मी थ्रू आउट माई जर्नी. First was Manisha Sharma ma'am. She helped me get into debating. Then there was Anita Sharma ma'am. She's a coordinator now, if you know. We both belong to the same school. So she helped me a lot to grow in my life. Then there was the principal of the school, Swati Sharma ma'am. She was a great teacher. She was a great inspiration in my life. Because student life, अगर मैं बहुत ही specifically बताऊं तो it was not that great. मैं ट्राई बहुत सारी चीजें करता था. आई यूज्ड टू गो इनटू स्पोर्ट्स, आई यूज्ड टू गो इनटू डिबेटिंग, पढ़ाई एकेडमिकली. बट किसी भी चीज में बहुत ज्यादा अच्छा मैं कभी नहीं रहा. बट धीरे धीरे when I got these names that I took, and I'm very sorry I forgot one name, Monica Vaishnav ma'am. She is still my biggest supporter.
So I am very thankful to my teachers. They made my teaching life, they made my student life a bit happening. And वहीं से मेरे को थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन भी आया था to go into teaching. एक चीज है कि लोग किसी भी प्रोफेशन में जाने के बाद में उनका नेचर बहुत चेंज आता है। तो ये स्टूडेंट फेज में जैसा नेचर था और टीचर बनने के बाद में क्या चेंज क्या आया? मेरे अंदर तो पर्सनली बहुत सारे चेंजेस आए बिकॉज इन माई स्टूडेंट फेज एक बच्चे वाली बुद्धि होती है जिसको हम कहते हैं अपने मारवाड़ी बच्चा बुद्धि, तो वो वाली बुद्धि थी। आई वॉज वेरी बहुत गुस्सा आता था मुझे, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, 2 मिनट के अंदर में किसी भी चीज पे गुस्सा कर देना, चिल्ला देना। बट वेन आई गॉट इन टू टीचिंग, टीचिंग डेवलप्स पेशेंस इन यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, टीचिंग अगर आपको पेशेंस अपने अंदर में डेवलप करना है, गो इनटू टीचिंग, बिकॉज टीचिंग से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं आपको पेशेंस सिखाने के लिए। जब क्लास में 50 बच्चे आपके सामने चिल्ला रहे हैं, यू नीड टू पेशेंटली हैंडल देम विदाउट शाउटिंग एट देम। इट इज अ वेरी बिग स्किल। सबसे बेहतर चीज जो मैंने टीचिंग में सीखी, आई फील इट इज द पेशेंस दैट आई हैव। अर्लियर मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी चीज को, काम को जब मैं स्टार्ट करता था पूरा नहीं कर पाता था, काम चालू करता था बट फिर मैं छोड़ देता। बट व्हेन आई केम इनटू टीचिंग, उसने मेरे को एक चीज सिखाई है, द आर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। यस, डिसिप्लिन जो चीज आती है वो मुझे टीचिंग से मिली है। सो 2 थिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम टीचिंग इज पेशेंस एंड द अदर वन इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। मेरे पर्सनल में एक्सपीरियंस बताऊं कि लाइक मैं ना जब मैं कोई टीचर था स्कूल में, तो लाइक मैं ऐसे बच्चों पे गुस्सा वगैरह करना, क्योंकि आई वाज फीट ऑन दैट स्कूल। बट ये है कि वहाँ पे नेचर वो धीरे धीरे मेरे घर पे भी आने लग गया था। हाँ. तो कि वो है ना एग्रेसिव जो नेचर था वो धीरे धीरे घर पे आने लग गया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड से था, तो एग्रेशन पहले भी था और जब मैं टीचर बना तब और ज्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वो मैं भले ही है ना गुस्सा करने की एक्टिंग करूं या कुछ भी करूं, लेकिन वो बिहेवियर मेरे घर पे भी नजर आने लग गया था। True. तो ये इम्पैक्ट इस पे घर के रिलेशन पे कोई पड़ा था? जब आप टीचिंग के अंदर में जाते हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन वगैरह आप जाते हैं, तो प्रोफेशन में आप जो भी काम करते हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, आप 8 से 9 घंटे 10 घंटे अपने काम को दे रहे हैं, तो वो चीज आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट जरूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, आई गेस 1-1.5 साल पहले मैं अगर अपने टीचिंग की बात करूँ, आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल, तो वहां पे बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द नेचर, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो कि स्कूल के अंदर में होती थी, वो चीज मुझे घर पे भी अफेक्ट करती थी। बिकॉज मैंने भी बीच में, व्हेन आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर, आई वाज सुपर कूल विद द स्टूडेंट्स, डांटना मारना वाली कभी मेरी हैबिट ही नहीं रही है। बट उसके बाद में बीच में एक ऐसा फेज आया था जिसके अंदर में आई गॉट वेरी इरिटेटेड, बहुत पेशेंस लूज करने वाली चीज हो गई थी। तो वो जो बच्चों के ऊपर या बच्चों की वजह से जो आपके अंदर में एक थोड़ा बहुत नेचुरल गुस्सा आ जाता है, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट दे डू इन द क्लास, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेशेंस और एनी ऑफ द थिंग्स, तो वो चीज आपके घर पे जरूर शो होती है। एंड देन आई रियलाइज कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोफेशन है, उससे मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। आई यूज टू शाउट एट माई हाउस, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में गुस्सा हो जाता। देन आई रियलाइज ये चीज कि यार अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ने लग जाऊंगा, देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन माई पर्सनल लाइफ एज वेल। सो देन आई थॉट कि नहीं, प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा अलग रखते हैं एंड पर्सनल लाइफ को थोड़ा अलग रखते हैं। नो मैटर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, यू जस्ट डोंट लेट इट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ। दैट इज वन थिंग दैट आई लर्नड इन लास्ट 6 to 8 months. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ दिस थिंग दैट एवरी सेटबैक दैट यू फेस इन योर लाइफ teaches you something, and that setback also taught me a lot of things, and those things I'll definitely keep forward in my career. और ये छोटी मोटी चीजें जब आप कभी प्रोफेशन करना चाहते हैं, छोटी मोटी चीजें आपके साथ चलती रहती हैं, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। वो घर वाले कन्विंस हो गए थे इंस्टीट्यूट के लिए? इंस्टीट्यूट तो मेरा पहले से चल रहा था। वी हैव कंप्लीटेड 3, इनफैक्ट सितंबर के अंदर में हम इंस्टीट्यूट को 3 years कंप्लीट हो जाएंगे। विल कंप्लीट 3 years ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट इट इज गोइंग रियली वेल राइट नाउ। सो सब्जेक्ट आपके कॉमर्स, कॉमर्स? नो, इट्स कॉमर्स फ्रॉम 9 to 12, 11 12 में कॉमर्स, एंड देन सीए फाउंडेशन वी टीच हियर। तो मैंने भी आपके थोड़ा पास्ट को जितना मैं जानता हूँ, Yes. तो करंट अफेयर्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। कभी पॉलिटिक्स में उतरने का पॉलिटिक्स में उतरने का, अगर मैंने कभी अपने बच्चों का बहुत अच्छा बेस बना लिया और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मुझे वोट करेंगे, देन डेफिनेटली आई विल गो इनटू पॉलिटिक्स। बट अभी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। राइट नाउ आई एम फोकस्ड ऑन माय बिजनेस, आई एम फोकस्ड ऑन माय इंस्टीट्यूट। फ्यूचर के अंदर में हम इंस्टीट्यूट के साथ में और भी न्यू बिजनेसेस लॉन्च करने वाले थे। आई एम फोकस्ड टोटली ऑन दैट। अभी मेरा पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार नहीं है, बट फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। तो जैसे लाइक करंट अफेयर्स में नेशनल प्रॉब्लम जितनी भी हैं, रीजन को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर, सोसाइटी को लेकर, और सबसे मेन चीज सोसाइटी की सिविक सेंस पर, मेजर इम्पैक्ट क्या रहता है गवर्नमेंट का
एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में? आपने जो एक वर्ड बोला सिविक सेंस, उसमें अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेजर चीज है किसी भी चीज के या किसी भी कंट्री के अंदर में किसी भी एक सिविल सोसाइटी को किसी भी एक सिविक सोसाइटी को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारे कंट्री के अंदर में सिविक सेंस डेवलप करना है, द बेस्ट वे टू डेवलप दैट सिविक सेंस इज थ्रू एजुकेशन। इफ वी प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन एंड हम स्कूल्स के अंदर में इफ वी टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू बिहेव प्रॉपर्ली इन डिफरेंट ओकेजन्स, सोशल ओकेजन्स में कैसे बिहेव करना है आपको, अपने बाहर जब आप जाते हैं कैसे परफॉर्म करना है आपको, हम छोटी छोटी चीजों के लिए अगर बात करें, अगर हम स्कूल से बच्चों को सिखाएं कि आपको कचरा डस्टबिन में डालना है, अगर हम स्कूल से बच्चों को सिखाएं कि आपको एल्डर्स के साथ में कैसे बिहेव करना है, तो वो चीज बचपन से ही डेवलप होती है। गवर्नमेंट का इसके अंदर में रोल डेफिनेटली आता है, बट सबसे पहले जो रोल आता है दैट इज द एजुकेटर्स, दैट इज द टीचर्स। एंड आई फील इफ वी वांट टू डेवलप एज अ सोसाइटी, इफ यू वांट टू डेवलप एज अ कंट्री, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, किसी भी तरीके से, सबसे पहले एनीथिंग दैट कम्स इज द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी। एंड कोई भी चीज में आप डेवलप तभी हो सकता है व्हेन द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी आर सिविक एंड सिविल इन नेचर। और उसको करने के लिए द बेस्ट वे इज एजुकेशन। इफ वी फोकस मोर ऑन एजुकेशन, अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करती है एजुकेशन के ऊपर में, गवर्नमेंट ज्यादा अभियान चलाती है, जैसे मोदी जी ने अभी एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके वजह से इंडिया के अंदर में जो स्वच्छता की एक लहर आई थी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, जब मोदी जी ने चलाया था, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत अभियान। बिकॉज जब एक गवर्नमेंट, जब एक नेशनल फिगर कोई भी चीज करता है तो उसका दूसरे लोगों के ऊपर, पूरे कंट्री के ऊपर में एक मेजर लेवल पर इम्पैक्ट होता है, एक मैक्रो लेवल पर इम्पैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल है, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर में सिर्फ मैक्रो लेवल पे ही मैनेज कर पाएगी। अगर हमें माइक्रो मैनेजमेंट करना है इन चीजों का, तो उस माइक्रो मैनेजमेंट करने के लिए टीचर्स एंड एजुकेटर्स का सबसे बड़ा रोल आएगा इसमें। ये चीज जो बोली आपने कि एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक मैं स्टेट के बाहर भी काफ़ी गया हूँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन वो अपने ही माइंडसेट की वजह से इस चीज़ में लैग कर जाते हैं कि मैं बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। तो लाइक इतना ज़्यादा भी शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर जा रहे हैं कि सोसाइटी में रहना कैसा है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, किसके साथ कैसा बिहेव करना है। दैट इज ट्रू। देखो, मैंने आपको बोला एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बट आई डिड नॉट से कि एजुकेशन इज द ओनली वे यू कैन डू इट। बिकॉज अगर कोई एक इंसान, अगर आप उसको कितना भी एजुकेटेड कर दो, कितना भी पढ़ा लिखा दो, अगर वो इंसान अपने अंदर से वो चीज नहीं करना चाहता तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। बट अगर हम ये कहें कि एक इंसान सिर्फ अंदर से ही सही हो सकता है, तो दैट इज रॉन्ग। बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, एक एग्जाम्पल लेता हूँ हमारी क्लास का। हम जब क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, वी टीच एवरीबडी द सेम थिंग। हम अगर कभी मोटिवेशन दे रहे हैं तो हम हर बच्चे को सेम देते हैं, हम हर बच्चे को सेम होमवर्क देते हैं, बट हर बच्चा टॉप नहीं कर पाता और हर बच्चा फेल नहीं होता। तो इट डिपेंड्स। एक टीचर, एक एजुकेटर हमेशा हर बच्चे को सेम एजुकेशन देता है, सेम लेवल ऑफ चीज सिखाता है, बट उस चीज को कैसे अडेप्ट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। तो वो एक पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर हम सिर्फ इसी चीज पे छोड़ दें कि यार वो पर्सन अपने आप सीखेगा, तो दैट इज रॉन्ग। अगर हम बचपन से एक बच्चे की आइडियोलॉजी डेवलप कर दें कि आपको हमेशा एक सिविक तरीके से रहना है, तो आई फील कि हम एज अ सोसाइटी बहुत ज्यादा आगे ग्रो। बिकॉज इंडिया के अंदर में द लेवल ऑफ स्किल्स, द लेवल ऑफ पोटेंशियल, हर चीज के अंदर में, यू लुक एट the technical skills, the non-technical skills, the physical skills, the financial aspects, हर चीज के अंदर में अगर आप देखिए तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो यूथ है, इट इज वेरी गुड इन ऑल दोज थिंग्स। प्लस आई फील, इट इज माई ओपिनियन, दैट इंडियन यूथ इज द मोस्ट हार्डवर्किंग यूथ इन द वर्ल्ड। Nobody is as hardworking as Indian people because we are ready to work 16, 17, even 20 hours for success. अगर हमें दिख रहा है कि हम सक्सेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम 12, 14, 15 घंटे भी काम करने को तैयार हैं। We just need, या फिर the youth of the country just needs a direction, और वो डायरेक्शन उनको प्रोवाइड करने के लिए मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट का नीड चाहिए एंड माइक्रो लेवल पे एजुकेटर्स एंड टीचर का नीड चाहिए। अभी रिसेंट एक ट्रेंडिंग एक टॉपिक चल रहा है जहाँ एक जर्नलिस्ट ने कहा कि यूट्यूब पर टीचर्स मतलब सब कोई भी कुछ भी कह देते हैं। ये उनका स्टेटमेंट क्या सही था कि उन्होंने सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन में आके बोला है? I know, I completely feel it was out of frustration. कई बार होता है कि आई एम नॉट सेइंग वो completely गलत है, कई जगह पे वो सही चीजों के लिए स्टैंड भी लेते हैं,
बट मुझे लगता है कि ये वाला जो उन्होंने बात बोली, इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज जो टीचर्स यूट्यूब के ऊपर में आके पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स ने भी कई सालों की मेहनत की है. एवरी टीचर, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं दूसरे टीचर्स की बात करूं, एवरी टीचर इज वर्किंग डे एंड नाइट. हर किसी टीचर के पास में अपनी एक लेवल ऑफ स्किल है, अपनी एक लेवल ऑफ नॉलेज है, अपनी एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है. हर कोई एक क्वालिफाइड टीचर है. यूट्यूब पे आकर ऐसे ही हर कोई नहीं पढ़ा सकता. इफ वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे आकर कोई भी कुछ भी बोल देता है और वो फेमस हो जाता है, दैट इज नॉट ट्रू. व्यूज के लिए करो. हाँ, व्यूज के लिए हर चीज ट्रू नहीं होती, बिकॉज हर टीचर यूट्यूब के ऊपर में सिर्फ व्यूज लेने के लिए नहीं आता. आई कंप्लीटली अग्री. कुछ लोग आके बहुत एब्सर्ड बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर में, बहुत ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजों का, ऐसे एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं विच इज नॉट ट्रू एंड विच इज नॉट राइट फॉर द सोसाइटी. बट उसके लिए अगर आप पूरे लेवल को कह रहे हो, पूरे टीचिंग समाज को कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स. उन्होंने एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट वहां पे पास किया था. शी शुड डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ऑल द टीचर्स हु आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, हु आर वर्किंग फॉर द यूथ, आर वर्किंग रियली हार्ड. मैं बहुत सारे टीचर्स को, यंग टीचर्स को, बिकॉज आई माई सेल्फ एम 21 years एंड आई एम टीचिंग, मैं बहुत सारे अपने यंग टीचर्स को जानता हूँ, वो आर वर्किंग डे एंड नाइट. वो अपना पूरा दिन टीचिंग को देते हैं, अपना पूरा दिन बच्चों के भविष्य के लिए देते हैं. वी आर द पीपल हु आर बिल्डिंग द सोसाइटी, हु आर बिल्डिंग द नेशन. बिकॉज विदाउट टीचर्स, इवन इफ शी बिकेम जर्नलिस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ हर टीचर्स. सो इफ वो आकर सिर्फ ये चीज कह दे कि टीचर्स तो दो कौड़ी के होते हैं और उनके पास कोई नॉलेज नहीं, इट इज कंप्लीटली एब्सर्ड स्टेटमेंट. शी शुड डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर इट. एंड शी सेड whatever she said out of frustration or anything, this is not what real professionalism looks. If she is a professional journalist, she should come ahead and she should apologize to all the teachers for what she said. बट आई गेस है ना, क्योंकि ये सारे जर्नलिस्ट और जो जितने भी न्यूज मीडिया वाले हैं, ये किसी ना किसी के लिए काम कर ही रहे हैं. तो हो सकता है कि फिर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये किसी के कहने पे क्या हो, या फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है. Now it can be anything यार. अब मैं किसी के भी मन के अंदर की बात तो मैं आपको नहीं बता सकता कि उन्होंने किसके लिए आगे कहा. उन्होंने जो कहा वो गलत था. अब उसके पीछे क्या रीजन था, वॉज इट फ्रस्ट्रेशन या किसी के और के कहने पे किया, किसी और रीजन से किया, उसके लिए तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट राइट पर्सन टू से अबाउट दैट, बिकॉज मैं उन्हें पर्सनल लेवल पे जानता नहीं हूँ और उन्होंने किस बारे में वो चीज कही, किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज कही, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. बट या डेफिनेटली व्हाट शी सेड वाज रॉन्ग. तो फुल पॉलिटिक्स में आपको मे भी काफी हद तक नॉलेज होगी. बिल्कुल. अभी वॉर के बारे में सुना ही होगा. ईरान, इजराइल एंड यूएसए. भी ऑब्वियसली इस वॉर में मेन जो एम क्या है अमेरिका और इजराइल का, क्योंकि यही आगे मेरे को फ्रंट फुट में ज्यादा दिख रहा है. सी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो इजराइल कह रहा है, द मेन वॉर वाज बिटवीन इजराइल एंड ईरान, वेयर इजराइल इज ट्राइंग टू स्टॉप ईरान फ्रॉम बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर. दैट एवरीबॉडी नोज. इजराइल चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने. और ये कोई अभी की वॉर नहीं, इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग वॉर. काफी सालों से चलती आ रही है. फ्रॉम 2000 से वॉर चली आ रही है. ईरान ने कई सारे इजराइल ने कई सारे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इस दौरान के अंदर में खत्म भी किया था, यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद. तो वो चीजें काफी टाइम से चली आ रही है. बट पिछले कुछ टाइम के अंदर में, बिकॉज ईरान ने जो अपनी एक्टिविटीज है वो भी तेज कर दी थी, और उसके रीजन से इजराइल ऑल्सो वांटेड कि यार हम उनको रोकना चाहिए. और उसके सपोर्ट में, बिकॉज इजराइल एंड यूएसए हैव अ लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप जो काफी सालों से चली आ रही है. तो दैट्स व्हाट आई फील कि इजराइल को सपोर्ट करने के लिए दैट्स वेयर यूएसए केम इनटू द पिक्चर. एक्चुअली क्या है कि ये जो पूरी वॉर चली है ना, पूरे मेनली यूरोप साइड में और यस, मिडिल ईस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में. यस, ये एशियन कंट्रीज को क्या फायदा हो सकता है इफ अगर ये पूरा कंक्लूजन हो जाए, वॉर खत्म हो जाए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सिर्फ फायदे की बात नहीं करूंगा, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ. एशियन कंट्रीज एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के लिए क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकता है. तो द फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव पॉइंट्स, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज जो हमारा 80% क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है वो हम बाहर के देशों से करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बी इट फ्रॉम रशिया, बी इट फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, या फिर ईरान, सऊदी अरेबिया. हम ये सारी कंट्रीज से हमारा 80% ऑफ द हमारा जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट होता है. अब जब आप चीजों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो इट कम्स थ्रू शिप्स, जो कि हमारे वाटरवेज के थ्रू आता है, ये सारे सीज के थ्रू आता है. इसके अंदर में प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम बाहर से सामान को इंडिया में मंगवाएंगे, इंडिया में बुलाएंगे, तो लाइक ईरान ने अभी किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था. उस जो पैसेज है जहाँ से सारी की सारा मेजर जो इंडिया के लिए इंपोर्ट वाला सामान है, पूरे इंडिया के अंदर में जो ग्लोबल एक्सपोर्ट या ग्लोबल इंपोर्ट चलता है, वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होके जाता है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन. ईरान ने उसको बंद कर दिया. जब ईरान ने उसको बंद कर दिया तो इंडिया के अंदर में जो क्रूड ऑयल हमें चाहिए था वो नहीं आ पाया. जब हमारे पास में, जब हमारे कंट्री के अंदर में क्रूड ऑयल की डिमांड है, पीपल वांट क्रूड ऑयल, पीपल वांट वो चीजें कि हमारे पास में हो, बट उसकी सप्लाई नहीं होगी.
दैट्स हाउ इट इंक्रीजेस द प्राइसेस ऑफ द ऑयल्स. आपने देखा होगा कई टाइम तक, मुझे ऐसा लगता है आई शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट द इंडियन गवर्नमेंट. उन्होंने कई टाइम तक, ऑलमोस्ट अ मंथ और 45 डेज, उन्होंने इंडिया के अंदर में पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ने दिए. आई एक्सेप्ट अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर में इंडिया के अंदर में पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग, बिकॉज अब वो चीज जो है वो काफी हद तक बहुत आगे बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इट इज increasing the price of the crude oil and petrol and diesel in India. But it is not the only impact. अब होगा क्या, हर वो चीज जहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल आप हम बैठे हैं राजस्थान के अंदर में, जोधपुर की एक जगह पे हम लोग बैठे हैं. हमारे घर में जो सेब आता है, एप्पल आता है, इट कम्स फ्रॉम कश्मीर. वहां से जब वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन लगता है पेट्रोल. अगर आगे से पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, इट विल इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस, एंड हमें जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो सारी भी इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्राइस. दैट इज वाई इट इज creating the problem of inflation in the country. और also अगर मैं एक टर्म बताऊं, it is known as import inflation. जब आपकी import की prices बढ़ जाती है और उसकी वजह से आपके कंट्री के अंदर में goods की prices बढ़ने लग जाती है, it is known as import inflation, and that is the problem that India is right now facing. This was about the negative impacts, but now if I tell you the positive impacts, इस reason की वजह से पहले तक अगर मैं आपको बात बताऊं, if I go into the long lasting geopolitical knowledge that I have, पहले सिर्फ और सिर्फ जो मेजोरिटी ट्रेड होता था या मेजोरिटी जो भी डिसीजंस लिए जाते थे ग्लोबल पॉलिटिक्स के, दोज वर टेकन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, द यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए एंड ऑल दोज कंट्रीज. वो उनके जो भी डिसीजंस होते थे वो सब एशियन कंट्रीज को मानने पड़ते थे, बिकॉज दे आर इनटू द पावर. यूएन के अंदर में या फिर एवरीवेयर दे आर इनटू द पावर. बट बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 वॉर्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और जो भी ईरान, इसराइल एंड यूएसए का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से इंडिया स्पेसिफिकली हैज केम अप एज अ नेक्स्ट superpower. I feel, in my opinion, as Modi ji also rightly stated, कि till 2047 India will become आत्मनिर्भर. हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडिया जो चीज पहले इंपोर्ट करता था, आज वो सारी चीजें हम इंडिया में बनाने लगे हैं, एंड इवन नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स दैट वी अर्लियर यूज्ड टू इंपोर्ट. सो दीज वॉर्स, बिकॉज बाकी कंट्रीज अपने वॉर लड़ने में बिजी है एंड इंडिया इसके अंदर में एक साइलेंट टेक है. इंडिया ने ना तो रशिया यूक्रेन वॉर में किसी एक कंट्री का साथ दिया था, किसी एक कंट्री के स्टैंड लिया, बिकॉज दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज. वी आर एट द पीक ऑफ आवर डिप्लोमेसी वेयर वी आर नॉट टेकिंग वन साइड, बिकॉज अगर हम आज किसी भी एक का साथ लेते हैं तो दूसरी वाली जो साइड की कंट्रीज है वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगी, एंड वी डोंट वांट इट, बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस सेइंग कि इन डिप्लोमेसी देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज. कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड या फिर कोई भी आपका परमानेंट एनिमी नहीं होता. इट इज ऑल अबाउट द नीड्स. अभी हमारा इंडिया का नीड है दैट वी नीड मोर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वी नीड मोर बिजनेस यूनिट्स. तो जितना ज्यादा हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, इट विल इमर्ज एज अ पॉजिटिव इंपैक्ट फॉर द इंडिया. एशियन कंट्रीज में तो चाइना भी पावर में है. चाइना हैज ऑलरेडी बीन इनटू पावर फ्रॉम सो लॉन्ग, और इसका फायदा इज नॉट जस्ट इंडिया. चाइना, इंडिया, रशिया और जितनी भी अलग अलग एशियन कंट्रीज है, नॉट जस्ट दिस, इफ आई टेल यू, इसका फायदा बांग्लादेश तक को मिलेगा, बिकॉज जो भी बड़े बड़े मेजर कपड़ों के जाइंट्स हैं, इफ यू हैव हर्ड अबाउट H&M, Zara और जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, उन सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर इनटू बांग्लादेश. तो इफ एनीथिंग हैपेंस इनटू ईस्टर्न कंट्रीज, तो उसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एशियन कंट्रीज को मिलेगा, बिकॉज वी प्रोवाइड द चीपेस्ट लेबर इन द वर्ल्ड. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इफ एनीथिंग हैपेंस टू द वेस्टर्न कंट्रीज, जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होगी, इट इज एशियन कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली इंडिया, चाइना, बांग्लादेश. ऑल दीज कंट्रीज आर द मोस्ट फेवरेबल कंट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. जैसे चाइना के बारे में, चाइना में और ज्यादा डेवलपमेंट वॉर की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है और वहाँ पे ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉर में भी और आफ्टर द वॉर उनको ज्यादा फायदा होगा. इफ यूर सेइंग कि वहाँ पे ज्यादा टैलेंटेड है, आई एम सॉरी, आई डिसएग्री. टैलेंट की अगर मैं बात करूँ तो टैलेंट इज नॉट समथिंग जो आई फील चाइना में ज्यादा है. इन इंडिया, it is my personal opinion, India has more talented people than China. But yes, as you said, China is more developed by because of the discipline first, and उन्होंने अपनी इस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसके वजह से कोई भी चीज होता है तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट, उसका फर्स्ट फायदा उनको मिलता है. इफ आई टेल यू अबाउट इट, चाइना के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है दैट इफ एनीथिंग कम्स, अगर कोई ओरिजिनल चीज आती है, ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले उसकी कॉपी चाइना में बन जाती है. Why? बिकॉज उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इतने ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, उनके पास इतनी ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजीज है, उनके पास में इतने सारे लेबर है काम करने के लिए, कि कोई भी चीज जो दुनिया के अंदर में आती है वो सबसे पहले वहां पे कॉपी हो जाती है, बिकॉज दे हैव डेवलप्ड दैट लेवल ऑफ सिस्टम. इंडिया ऑन द अदर हैंड
does not lack in the level of talent या फिर does not lack in the level of hard work. The India lacks in the place where I talk about the system. Why? Because if you don't have a system, particular system for anything, आप किसी भी चीज को अच्छे से रन नहीं कर सकते. I'll give you a very small example. एक किराने की दुकान है जो बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है. एंड एक किराने की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस का जो स्मार्ट बाजार है, बिग बाजार जो अभी रिलायंस ने एक्वायर कर लिया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल किराने वाली दुकान, एक स्मॉल जनरल स्टोर और एक रिलायंस बाजार के स्टोर में? व्हाट डू यू फील इज द डिफरेंस? सेल्स का और क्वालिटी ऑफ नहीं, इट्स द सिस्टम. आई टेल यू, अगर आपने बहुत अर्ली लेवल में, बिजनेस के अंदर में कहा जाता है, अगर आपने एक बहुत अर्ली लेवल में एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लिया है एंड यू वर्क थ्रू द सिस्टम, तो आप बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो अपने बिजनेस को. मेजॉरिटी बिजनेसेस कहाँ फेल कर जाते हैं? कई सारे बिजनेस के पास में पैसा होता है, उनके पास में कनेक्शंस होते हैं, उनके पास में हर वो पॉसिबल चीज जो उन्हें चाहिए वो होती है, हर वो जो नीडेड चीजें वो होती है, बट स्टिल दे फेल टू स्केल देयर बिजनेस. तो एक स्मॉल लेवल पर ही बिजनेस को सीमित करके रख देते हैं. उसका रीजन क्या है? बिकॉज दे फेल टू डेवलप अ सिस्टम. जिस बिजनेस के अंदर में एक सिस्टम नहीं होता, व्हाट इज सिस्टम? एक प्रोसेस बनाना है जहां पे कौन सी चीज पहले होगी, कौन सी चीज बाद में होगी, कौन क्या काम करने वाला है, कैसे वो काम होने वाला है, ये एक सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड होना चाहिए. इफ यू हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम फॉर एवरीथिंग इन द बिजनेस, देन यू कैन स्केल योर बिजनेस. और वो चीज चाइना ने बहुत अच्छे से समझ ली है. उनके लिए क्या चीज पहले होने वाली है, क्या चीज बाद में होने वाली है, दे हैव द सिस्टम. इफ वी आर एबल टू डेवलप द लेवल ऑफ सिस्टम, आई कैन अश्योर यू वी कैन reach the level of potential that we have, and we can match the level of expertise and the level of manufacturing units that the China have. We just need the infrastructure, जो कि मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम में the government is doing phenomenal work in that. The government is providing a lot of infrastructure facilities, roads, bridges, all those things, जिसकी वजह से हम transportation easily कर पा रहे हैं, communication system हमको मिल पा रहा है. But still थोड़ा बहुत government का support चाहिए उसके अंदर में, and we need people, we need more entrepreneurs जो system को develop कर सके और उसके लिए काम कर सके. ये है कि काफी लोग है ना इस चीज पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि टैक्स ज्यादा है तो कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम आ रही है. तो इतने सारे स्कीम्स है ऑलरेडी जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है और वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन टैक्स क्यों प्रॉब्लम नहीं रहा लोगों को? पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज टैक्सेशन. अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो टैक्सेशन एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ेगी एंड देन यू कैन वॉच द कंटेंट दैट द नेटफ्लिक्स प्रोवाइड्स. इट इज द सेम एज टैक्सेशन. टैक्सेशन एक तरीके का सब्सक्रिप्शन मॉडल है जो कि कंट्री में रहने वाले सिटीजन को पे करना पड़ता है. इफ यू वांट टू लिव इन द कंट्रीज, अगर आपको उस कंट्री के अंदर में फैसिलिटीज को इस्तेमाल करना है, फैसिलिटीज को यूज करना है, तो उसके लिए आपको एक फी देनी पड़ती है, एंड दैट इज व्हाट टैक्सेशन इज. ये तो हुआ हमारी लेमन लैंग्वेज में. नाउ व्हाट एक्चुअली टैक्सेशन इज? टैक्सेशन बेसिकली कंपल्सरी पेमेंट होता है जो कि हर सिटीजन या फिर इफ आई से द सिटीजन ऑफ अ कंट्री को करना पड़ता है, जिसके लिए आई एक्सेप्ट कि उनको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. बट इफ यू आर सेइंग कि सर हमें टैक्सेशन कम कर देना चाहिए, देन अगर हमने टैक्सेशन कम कर दिया, रोड्स कहाँ से बनेगी? जो हम बहुत ही कम फीस के अंदर में, अफोर्डेबल फीस के अंदर या फिर एकदम फ्री के अंदर में जो गवर्नमेंट स्कूल चलती है, वो कैसे गवर्नमेंट दे पाएगी? जो बहुत कम फीस के अंदर में आपको एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर में इलाज, जो हम कहते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलती है, वो आपको कैसे मिलेगा? हमें चाहिए कि एक टैक्सेशन के अंदर में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो. दो तरीके के टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव सिस्टम, एक होता है रिग्रेसिव सिस्टम. प्रोग्रेसिव सिस्टम का मतलब होता है जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती रहती है, उस लेवल ऑफ इनकम में इंक्रीज आने से उनके लेवल ऑफ टैक्स, उनका जो टैक्सेशन रेट होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है, विच इज प्रिवेलेंट इन केस ऑफ अवर इनकम टैक्स. इंडिया में जो इनकम टैक्स है, इट इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम. अगर आपकी इनकम एक लेवल से कम है, इफ आई टॉक अबाउट एज ऑफ डेट, तो 12 लाख तक एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जहां तक आपको कोई भी टैक्सेशन पे नहीं करना पड़ता. इफ दैट क्रॉसेस 12 lakhs, देन आपकी धीरे धीरे एक स्लैब रेट होती है, उसके अगर आपको टैक्स पे करना पड़ता है. सो दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसके अंदर में जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होती रहती है, आपके रेट ऑफ टैक्सेशन भी इंक्रीज होता रहता है. On the other hand, second one is regressive taxation, which is in case of GST या फिर goods and service tax जिसको हम कहते हैं. GST एक regressive taxation system है, जिसका मतलब ये होता है चाहे कोई भी पे कर रहा है उसको सेम रेट ही पे करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और मैं जाते हैं एक कुरकुरे का पैकेट लेने, 10 रुपए का पैकेट आता है, उस पर हमें भी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना एक बेगर को पे करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई हमारे मुकेश अंबानी जाके कुरकुरे खरीदते हैं
तो रिग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम वो होता है जिसके अंदर में चाहे कोई भी एक देश के अंदर में व्यक्ति रह रहा है उसको सेम रेट से ही टैक्स पे करना पड़ता है. सो दिस इज रिग्रेसिव सिस्टम. टैक्सेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, but to build, again as I said, build a particular system for the taxation is the major thing. Taxation के अंदर में what is the main aim of taxation? The main aim of taxation should be redistribution of wealth. जहाँ पे हम higher level of income वाली जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनको टैक्स करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे टू द पीपल हु आर नॉट सो वेल टू डू, जो कि हमारी कंट्री बहुत अच्छे से कर रही है. वी टैक्स द पीपल हु आर अर्निंग मोर एंड देन उसका जो फायदा होता है, उसका जो बेनिफिट, नॉट डायरेक्ट बेनिफिट बट उसके जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है वो हमारे लोअर इनकम लेवल ऑफ सोसाइटी को मिलते हैं, लाइक इन केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ये सारी बेनिफिट. अगर आप ये कहें कि हम पूरी तरीके से टैक्सेशन को इरेडिकेट कर दें तो दैट इज अ वेरी एब्सर्ड थिंग टू से, बिकॉज हम टैक्सेशन को पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर सकते. बिकॉज अगर हमने टैक्सेशन को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया तो उसके बाद में जो हमें फैसिलिटीज मिल पा रही है, जो गवर्नमेंट हमें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रही है, वो आगे नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम गवर्नमेंट. एग्जैक्टली मैंने भी एक वीडियो में सुना था कि अभी आई गेस 19% अभी है टैक्स. नहीं, द रेट्स आर डिफरेंट. 12 लाख तक आपको कोई टैक्स रेट नहीं देना पड़ता. उसके अंदर में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है डिफरेंट स्लैब रेट्स के लिए डिफरेंट परसेंटेज होता है. दैट चेंजेस वो हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता रहता है. मैंने ये सुना था कि भी इंडिया में जो परसेंटेज है वो भी हिसाब से कम है, क्योंकि जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी के बारे में समझाया था कि अगर किसी भी सेक्टर में अगर लॉस जाता है तो टैक्स वही काम आता है उसको मैनेज करने के हिसाब से, मतलब वो सब कुछ लेवल करने के हिसाब से. फिर वो बाद में चीजें होती है कि भाई इनको रोड अच्छी चाहिए, वो चाहिए, वो सब चीजें बाद में गिनी जाती हैं. तो ये हिसाब से तो फिर वंदे भारत भी है, क्योंकि वंदे भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों साथ में मिलकर फिर वो चीज प्रोड्यूस करी है. फिर यहाँ पर कितना रोल होना चाहिए, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में एक गवर्नमेंट का कितना अच्छा रोल हो सकता है और क्या नहीं होना चाहिए? इसके लिए मेरी एक एनालॉजी है. अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एज, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म्स, अभी रिसेंटली आईपीएल खत्म हुआ, आरसीबी वन फॉर द सेकंड टाइम. सो तो उसके अंदर में अगर मैं आपको क्रिकेटिंग एनालॉजी के अंदर में समझाऊं तो उसके अंदर में गवर्नमेंट जो है वर्क्स एज एन अंपायर एंड अ पिच क्यूरेटर फॉर द प्राइवेट इकोनॉमी. व्हाई? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, अगर हमें कोई भी काम करना है, मुझे कोई भी बिजनेस करना है, तो आई नीड टू ओबे द लॉज दैट आर मेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि जब जियो लॉन्च हुआ था अराउंड 2016-17 के अराउंड, जब जियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे, उससे पहले कई सारी टेलीकॉम कंपनीज इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट करती थी. बट जब जियो लॉन्च हुआ उसके वजह से कई सारी टेलीकॉम कंपनीज चली गई. बट स्टिल बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 3 कंपनीज अभी भी इंडिया के अंदर में प्रिवेलेंट है. वोडाफोन और आइडिया पहले 2 अलग अलग कंपनीज हुआ करती थी. वो अगर खत्म हो जाती तो उसके बाद में सिर्फ 2 ही मेजर प्लेयर्स इंडिया में रह जाते, दैट इज एयरटेल एंड जियो, विच वुड हैव क्रिएटेड डुओपोली. और ये चांसेस थे कि आगे चल के वो दोनों कंपनीज अपने आपको मिला के एक मोनोपोली क्रिएट करते. तो इंडिया में एक लॉ काम करता है, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. एक कॉम्पिटिशन एक्ट काम करता है जिसके जो कॉम्पिटिशन एक्ट बोलता है कि कोई भी इंडिया के अंदर में मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता एक्सेप्ट द गवर्नमेंट. सिर्फ एक गवर्नमेंट ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी एंटिटी है जो कोई किसी भी बिजनेस के अंदर में मोनोपोली क्रिएट कर सकती है अपनी. एक्सेप्ट दैट प्राइवेट सेक्टर कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता. और भी बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे सेबी कुछ लॉज बनाती है, आरबीआई कुछ लॉज बनाती है, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉ बनाती है जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. सो एज जैसे अंपायर मेक श्योर करता है कि हमारे सारे क्रिकेटिंग रूल्स फॉलो हो रहे हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी ये मेक श्योर करती है कि एज एन अंपायर एक कंट्री के अंदर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो लॉज को ओबे कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है. फर्स्ट वन इज दिस. सेकेंड, जैसे पिच क्यूरेटर एक पिच प्रोवाइड करता है फॉर अ गुड मैच. अगर एक कोई भी मैच को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए सबसे बेहतर जो चीज की जरूरत होती है दैट इज द पिच. बिकॉज अगर पिच ही खराब होगा तो उसकी वजह से हम फिर क्रिकेट अच्छे से नहीं खेल पाएंगे. बॉल बहुत स्विंग हो रही है या फिर पिच के अंदर क्रैक्स हैं तो हम नहीं अच्छे से कर पाएंगे. तो जो मेजर जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है दैट इज पिच क्यूरेटर. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट्स एज अ पिच क्यूरेटर बिकॉज वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है जहां पर अभी तक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं आया है, जहां पर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज नहीं है, जहां तक रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या मैं अच्छे से बिजनेस कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट. मुझे एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की जरूरत होती है. और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. तो हम गवर्नमेंट के रोल को फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होता है प्राइवेट सेक्टर में, बट जो मेजर रोल होता है दैट इज
to provide the infrastructure facilities to the private sector and to make the law so that they can prevent fraudulent activities और कोई भी माल प्रैक्टिसेस होने से बचा पाए. ये दो मेजर गवर्नमेंट के रोल्स होता है इन द प्राइवेट सेक्टर. इन्फ्लेशन रेट के बारे में अभी सुना कि 3-4% था, एक टाइम पे 29% था, अभी 3-4% हो गया है. बिल्कुल, इन्फ्लेशन रेट पहले भी था, अभी भी है. पहले इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था, बट अभी रिसेंट के अंदर में इन्फ्लेशन रेट काफी डाउन आ चुका है. बट इन्फ्लेशन एक, मुझे ऐसा लगता है इट इज अ फिनोमेना विच इज, जिसको आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैदा भी उतने तेजी से करे जा रहे हैं. नो आई विल टेल यू व्हाट इज इट. मैं इसके अंदर आपको एक इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से समझाना चाहूंगा. व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, उसके अंदर में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, विच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट. अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, लोग उसकी चाहत ज्यादा कर रहे हैं, पर उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट स्कार्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और जब उस प्रोडक्ट की स्कार्सिटी आ जाएगी हमारे इकोनॉमी के अंदर में, तो उसमें होगा ये कि उसकी प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी. और जब उसकी प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेगी, एंड दिस इज हाउ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज इन द इकोनॉमी. और जब सारी चीजों की प्राइसेस जो होगी वो जनरल लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी, तो उस लेवल के अंदर में क्या होगा, देन इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन इन द सोसाइटी. तो इन्फ्लेशन जो होता है, इट इज पूरी तरीके से हम उसको खत्म नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री. जब ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में काफी बात हो रही है, वे आपके टीचिंग करियर के बारे में बताते हैं. मैं सुनना चाहता हूँ इस बारे में कि क्या टीचिंग करियर में आपको किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंस्पायर करा है, आप इस फील्ड में किस तरह से गिर रहे हैं. जी. तो अगर मैं आपको बताऊं मेरी फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस, जो मैंने फर्स्ट क्लास पहले भी दी. वैसे तो मैंने पहले भी कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, छोटे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, पर जो मेरा फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू था वॉज व्हेन आई जॉइंड अ स्कूल. If I am not wrong, जब मैंने स्कूल ज्वाइन की थी एज अ टीचर, I was 19 years old and I was teaching 11th and 12th class students. उसमें जो पहला इंसिडेंट था मेरी पहली क्लास का, that was very funny. मैं जैसी क्लास के अंदर एंटर किया, everybody started looking at me strangely कि पता नहीं कौन सा कोई जानवर कहाँ से उठ के आ चुका है. They were looking at me so strangely. मुझे एक बार तो अंदर से लगने लग गया कि what is wrong in me, क्या हो रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है. एंड देन जब धीरे धीरे मेरा थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्डअप हुआ मेरे को फर्स्ट बैच से, विच आई टेल यू टू बी वाज वन ऑफ माय बेस्ट बैचेस इन माय करियर जो मैंने आज तक पढ़ाया था. इट वाज वन ऑफ द वेरी स्वीट बैचेस. ऑल दो स्टूडेंट्स आर स्टिल विद मी, दे आर नाउ वर्किंग एट आवर इंस्टीट्यूट. सो वो जो बैच था उसके अंदर में उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्हें जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गया था, लगा ही था कोई टीचर आया है. दे वर लुकिंग एट मी बिकॉज उन्हें लग रहा था कि कोई न्यू स्टूडेंट आया है. Because I joined the school from 1st of July, और जो पहला दिन होता है सेशन का, and that first day was epic. बहुत ही फन सीन हो गया था. उसके बाद में धीरे धीरे जैसे टीचिंग करियर आगे बढ़ा, मेरा स्टूडेंट के साथ में थोड़ा और बॉन्ड डेवलप होने लगा, कनेक्शन ज़्यादा बिल्डअप होने लगा. स्टूडेंट फेल्ट सेफ टेलिंग देयर पर्सनल थिंग्स टू मी एंड आई ऑल्सो फेल्ट रियली गुड. सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो टीचिंग के अंदर में इंस्पायर करी, दैट इज़ द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट स्टूडेंट्स हैज शोन इन मी. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चे टीचर्स को देख के भागते हैं, कहीं अगर रास्ते बाजार में टीचर दिख जाए तो भागते हैं, एंड दैट डजंट हैपन विद मी. जब कोई स्टूडेंट दिखता है तो दे कम टू मी, दे कम्युनिकेट विद मी, और वो सारी अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो दे कम एंड शेयर विद मी. एंड दिस थिंग मेक्स मी फील कि यार आई एम डूइंग समथिंग बेटर देन द अदर टीचर्स आर डूइंग. तो बच्चों ने ज्यादा एक बार इंस्पायर किया है, और उनके पेरेंट्स को भी कोई अच्छा रिएक्शन. पेरेंट्स से बहुत बार, पेरेंट्स का हालांकि ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के अंदर है, पेरेंट्स डोंट ट्रस्ट मी. रीजन, उन्हें लगता है कि यार ये 21 साल का लड़का है, ये खुद अभी बहुत यंग है, ये हमारे बच्चों को कैसे संभाल पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा. बट उनका ये जो डिसबिलीफ है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है आफ्टर द रिजल्ट. जब बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हैं, व्हेन द स्टूडेंट्स गो एंड टेल देयर पेरेंट्स अबाउट आवर टीचिंग स्टाइल, मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में, तो फिर पेरेंट्स धीरे धीरे ट्रस्ट करते हैं. एंड आई विल टेल यू वन वेरी गुड इंसिडेंट कि अभी इफ आई टॉक अबाउट आवर क्लासेस, तो हमारे यहाँ पे सीए फाउंडेशन में एक स्टूडेंट है, उसका मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊंगा. सो व्हाट हैपेंड इज दैट स्टूडेंट वाज फेसिंग एन इशू रिगार्डिंग कि कुछ ऐसी बात थी अबाउट समथिंग जो आपको पता है, दीज रिलेशनशिप ऑल एंड ऑल जो बच्चे के आजकल चलता रहता है. तो उसके लिए शी केम टू मी एंड टोल्ड मी कि शी वाज क्राइंग एंड ऑल दैट थिंग, एंड शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी कि भाई कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, देयर इज दिस गाय हु इज
बार बार वो मुझे परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने पेरेंट्स को बताई वो बात, आपने अपने पेरेंट्स से शेयर किया। तो देन शी टोल्ड मी कि नहीं सर, पेरेंट्स को अगर मैं बताऊंगी तो वो डांटेंगे, बिकॉज इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन कि अगर आप पेरेंट्स से बात शेयर करते हैं तो वो जनरली इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा इंकरेज नहीं करेंगे, वो डांटेंगे। सो आफ्टर दैट जो भी हुआ, मैंने बात की, वो सारी चीज़ें सॉर्ट हुई। उसके बाद में उसके पेरेंट्स आए, दे टॉक टू मी एंड देन उन्होंने बोला कि यू हेल्ड आवर चाइल्ड व्हेन शी वाज नॉट इवन सेफ शेयरिंग दैट थिंग टू मी। एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया अपनी लाइफ में कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग। मतलब एक टीचर जो है उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, उनको लाइफ के अंदर में इंस्पायर करना है। एंड व्हेन यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बच्चों की, नॉट जस्ट इन देयर मार्क्स but also the other aspects of their life. And when students come to me and tell me that they look at to me as an inspiration, that really inspires me to be a better person every day. Okay. तो नेक्स्ट आपका एम क्या है और ऐसी क्या चीज़ है जो आपके इंस्टीट्यूट को सबसे अलग बनाती है? If I talk about my institute, RK Institute of Commerce, ये सबसे पहला चीज़ जो हमें डिफरेंट बनाती है is our approach. हम बच्चों को एज अ मार्क्स स्कोरिंग मशीन नहीं देखते, we look at to them as a human. Obviously marks मैटर करते हैं, मार्क्स एंड स्किल्स आज के टाइम में दोनों मैटर करती है, बट मार्क्स इज द सेकेंड प्रायोरिटी। मैं ये मानता हूँ कि हर बच्चा अकेडमिकली स्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है। हर किसी की अलग कैपेबिलिटीज होती है, हर किसी की अलग एबिलिटीज होती है। अगर आप किसी मछली को बोलेंगे कि भाई तू पेड़ पे चढ़ जा, तो मछली हमेशा फेल करेगी। आप किसी मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए उत्साहित कितना भी कर दो, प्रोत्साहित कर दो, कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, बिकॉज वो उसके लिए बनी ही नहीं है। मछली बनी है पानी में तैरने के लिए। इन सेम वे हर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं बना होता। हर स्टूडेंट की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है, डिफरेंट एबिलिटीज होती है। एंड द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी डू एट आवर इंस्टीट्यूट इज टू आइडेंटिफाई देयर कैपेबिलिटीज, आइडेंटिफाई देयर एबिलिटीज एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। द सेकंड मोस्ट थिंग इज वी डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टॉपर्स एंड द एवरेज स्टूडेंट्स। इट्स नॉट दैट कि हम टॉपर्स को रिवॉर्ड नहीं करते, वी डेफिनेटली रिवॉर्ड दोज हु स्कोर वेल इन देयर एग्जामिनेशंस, बट वी डू नॉट डिसरिगार्ड द एवरेज और द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, बिकॉज हम ये बिलीव करते हैं दैट टॉपर्स आपको मार्क्स लाकर देंगे, बट इट्स द एवरेज एंड द बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हु can also go ahead in their life even without scoring well in their examinations. So the best thing that I feel is at RK Institute is not to discriminate between the toppers and the average students. Every student is different. हर किसी का डिफरेंट माइंडसेट होता है, हर किसी की डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती है, हर किसी की डिफरेंट एबिलिटीज होती है। उसको आइडेंटिफाई कर पाना और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना इज व्हाट वी डू। तो लाइक अभी और कितने फ्यूचर गोल्स बचे हैं अभी इंस्टीट्यूट को लेकर, और कितने लोग आपको लगता है कि और आपके साथ में इस मिशन में कितना जुड़ सकते हैं? अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है, एज आई सेड अर्लियर कि हमारे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं सितंबर के अंदर में। वी स्टार्टेड विद क्लास 11th एंड 12th, देन हमने एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। वी स्टार्टेड 9th एंड 10th एज वेल। फिर हमने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके सीए फाउंडेशन को लॉन्च किया, एंड नाउ वी आर स्लोली ग्रोइंग। एंड हमारी जो फैमिली है वो बड़ी होती जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरके इंस्टीट्यूट इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अ फैमिली। जितने भी स्टूडेंट्स या जितने भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे काम करते हैं, वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। वी ईट टुगेदर, वी डू एवरीथिंग टुगेदर। हमारी जो फैमिली, जो हमारी टीम काम करती है हमारे साथ में, द ऑपरेशंस मैनेजर, द सोशल मीडिया मैनेजर, ऑल दोज टीम्स जो हमारे साथ में काम करते हैं, वो सब हमारी एक फैमिली की तरह है। वी आर वन, एंड नॉट जस्ट माई टीम, ऑल्सो माई स्टूडेंट्स। हम हमारे स्टूडेंट के साथ में बैठ कर खाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमारे लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो ये टीचिंग करियर में आने के लिए आपको मतलब ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से शुरू हुआ? इफ आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने कभी अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी टीचर बनूंगा। बिकॉज बिकमिंग अ टीचर वॉज नेवर इन माई माइंड। पहले कभी मैं इंजीनियर बनना चाहता था, 11th में कॉमर्स लिया, फिर मैं सीए बनना चाहता था, मैंने सीए स्टार्ट किया, 12th के एग्जामिनेशंस हुए, सीए फाउंडेशन दिया। उसके बाद में जब मेरी एक लाइफ में बहुत, आई वुड से वन ऑफ द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, व्हेन आई वाज परसुइंग माई सीए इंटर, तो उस टाइम पे आई वेंट इनटू सीवियर डिप्रेशन। उस टाइम पे जस्ट बिकॉज कोरोना चल रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग आउट। सीए फाउंडेशन में पास करके जरूर आया था, बट सीए इंटर की तैयारी के लिए आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 10, 12, 14, 15 आवर्स अ डे। मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता था। आई लॉस्ट टच विद ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई जस्ट वेंट टू सीवियर डिप्रेशन, एंड वो चीज़ काफ़ी टाइम तक चली। एंड
टीचिंग केम एज एन एस्केप फ्रॉम दैट. तो मैं टीचिंग को अपनी लाइफ में हमेशा सबसे ज़्यादा रेट करता हूँ. आई फील दैट टीचिंग हैज़ गिवन मी अ न्यू लाइफ. If not teaching, I don't know what I would have been doing right now. So teaching was never planned. It was just, I guess, I feel भगवान ने सोचा कि मुझे टीचर बनाना है, तो this is how I became a teacher. Because honestly, I never in my wildest dreams thought कि मैं कभी टीचर बनूंगा. But I am so thankful to God कि आज मैं एक टीचर हूँ. I have this opportunity to bring changes in the life of thousands of people. लाइक ये तो टीचिंग आपकी एक तरह से डेस्टिनी हो गई है. Yes. लाइक आप सक्सेस की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन अपनी डेस्टिनी यहाँ टीचिंग में है. जी. तो आपके सक्सेस के क्राइटेरिया क्या है? क्या रिलेशंस कहाँ तक जाते हैं? That's a very good question first of all. मैं आपको बताता हूँ सक्सेस में थोड़ा मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस को लेके. मैं ये मानता हूँ इफ एनीबडी वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ उसको सक्सेस का ABCD आना चाहिए. एंड you'll ask me, sir, what is ABCD? So A stands for aspirations. Aspiration का मतलब है you have to have some dreams. आपको कोई बहुत वाइल्ड ड्रीम्स देखने पड़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर में. You have, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. सबसे पहले वो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए. बिकॉज इफ यू डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड क्लियर, आप कभी उसको अचीव नहीं कर सकते. बिकॉज अ पर्सन कैन अचीव अ थिंग दैट ही और शी नोज अबाउट इट. दूसरा, जब आप कोई बहुत वाइल्ड ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स देखते हैं, बहुत बड़े सपने देखते हैं जो कि पूरा हो पाना लगभग हर किसी को इम्पॉसिबल लगता है, तो लोग आपका मजाक बनाते हैं. आपने भी नोटिस किया होगा जब आप अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में किसी को बताते हैं, लोगों को लगता है कि यार ये चीज तो कभी कर पाना पॉसिबल ही नहीं है. बिकॉज फ्रॉम द सोसाइटी दैट वी कम फ्रॉम, वहां पे हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें डुएबल हैं, ये चीजें डुएबल नहीं है. और जब आप कोई ऐसी चीज उन्हें बता देते हैं अपने एस्पिरेशंस के बारे में जो डुएबल नहीं होती या फिर जो बहुत मुश्किल होती है कर पाना, तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं. पर यहाँ पे आता है B, दैट इज ब्रेवरी और सेल्फ बिलीफ. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. दुनिया में चाहे और कोई इंसान आपके ऊपर बिलीव ना करे, बट इट शुड कम फ्रॉम विद इन. आपको एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप अपने एस्पिरेशंस को हमेशा फुलफिल कर सकते हो. आफ्टर द A and B comes C and D. So what is C and D? C stands for consistency and D stands for dedication. Because if you have big aspirations, you need to work consistently. अगर आप रोज हर दिन, no matter आप कितने भी बीमार हैं, आपके लाइफ में कितना भी चल रहा है, how डाउन यू आर, आप फाइनेंशियली वीक है, आप इमोशनली वीक है, आप फिजिकली वीक है, चाहे कितनी भी वीकनेस आपको लाइफ में दिख जाए, चाहे आप कितने भी डाउन हो अपनी लाइफ के अंदर में, यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क फॉर योर ड्रीम्स. अगर आप अपने एस्पिरेशंस के लिए कंसिस्टेंटली वर्क नहीं करेंगे, आप अगर बहुत ज्यादा ब्रेक्स लेंगे बीच में, देन यू कैन नॉट अचीव all your dreams. And last one is dedication. Dedication is चाहे कोई भी आपको कितना भी बोल ले या फिर दुनिया में कोई भी चीज आपके बीच में आ जाए, you have to achieve your dreams, and that is what dedication is. And that is my mantra of success. That is ABCD: aspirations, self-belief, consistency, and dedication. And in my opinion, as you asked me, what is success for me? Success for me is to achieve what you want in your life. हर किसी के लिए सक्सेस अलग है. अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, if you become financially stable, that is your success. अगर आपको mental stability चाहिए, if you achieve that, that is success. Success is something that a person wants and he or she is able to achieve it. अगर आपको जो अपनी लाइफ में चाहिए वो आप अचीव कर लेते हैं, that is successful. सही आंसर दिया. आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपके ये बुक के बारे में आपने बताया था, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल. तो मैं आपको बता देता हूँ. We are launching. In fact, we have launched this book bank, that is CA Foundation Law Question Bank. This we have launched recently. इसके अंदर में CA Foundation Law के more than 300 questions are there in this book bank. इससे होगा ये, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस बुक बैंक को परचेज कीजिए. एंड इफ यू परचेज दिस बुक बैंक, आपको 300 से ज्यादा RTPs, MTPs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, which will help you to excel in your CA Foundation Law examinations. This ensures higher chances of you passing your CA Foundation examination in the first attempt, as well as to even score exception in the subject of law. Also, this is just one book bank. More such book banks are coming in the future. Thank you so much. थैंक यू सो मच. अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.